नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, क्लास 9 से चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर है। और हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। चलिए कुछ और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करने में जा रहे हैं उसके आगे जहाँ तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, कहाँ तक हमने डिस्कस किया था, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इज द डाई इन ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर। क्या जो डाई होती है, क्या उसमें सिंगल कलर होता है? ये जानेंगे, क्या उसमें सिंगल कलर होता है? तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं? एक नई टेक्निक है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं हम? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम यूज़ करने जा रहे हैं अब क्रोमेटोग्राफी के बारे में। कैसे क्रोमेटोग्राफी का क्या यूज़ होता है? इसमें हमने क्या किया, देखिए पिक्चर में दिखाया, हमने एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लिया है, नीचे उसमें एक हमने क्या बना लिया है, नए स्लाइड में देखते हैं। एक हमने स्ट्रिप ऑफ पेपर ले लिया है और यहाँ पे एक लाइन खींच ली है और इस पर स्पॉट ऑफ एक इंक हमने लगा दिया है। ठीक है, अब इसको हम एक जार में डिप करेंगे जिसके अंदर वाटर है और फिर वाटर इसके ऊपर की तरफ चढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जनरली हमने ये देखा कि जो इंक हम यूज़ करते हैं वो जनरली क्या होता है, वाटर उसमें एक सॉल्वेंट होता है और डाई इसमें डिज़ोल्व होता है, डाई उसमें सॉल्युबल होती है। तो इंक में मेनली क्या होता है, वाटर प्लस डाई, इससे हमारी क्या बनती है, इंक। ठीक है, तो इसमें जब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे वाटर इसमें ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे इसमें वाटर ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, तो डाई पार्टिकल्स भी इसमें ऊपर जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे जैसे वाटर इसमें ऊपर चढ़ेगा तो इसके जो डाई पार्टिकल्स वो भी धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। और जो मेनली जो एक डाई होती है उसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है, 2 और मोर कलर्स की जो डाई होती है, 2 प्लस मोर कलर्स। टू प्लस मोर कलर्स की ये मिक्सचर होती है डाई, याद रखिएगा। ठीक है, तो डाई में 2 या 2 से ज़्यादा कलर होते हैं। तो जब ये क्रोमेटोग्राफी में जब ये चीज़ें ऊपर की तरफ मूव करेंगी तो क्या होगा, जो कलर्ड कंपोनेंट होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो जो उसमें मतलब तेज़ी से जो राइज करता है, ठीक है, जो उसमें तेज़ी से राइज करता है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, जो फास्ट राइज करेगा वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सेपरेट हो जाएगा, जो फास्ट राइज करेगा वो सेपरेट हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि इस तरह से हम चीज़ों को यहाँ पे अलग कर लेते हैं और कलर जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए पिक्चर में यहाँ साफ साफ आपको दिखाया गया है, कुछ नहीं है, हमने किया क्या इसमें, ये जो था इसको एक हमने जार में डाल दिया। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे पानी डाला हुआ है और जैसे जैसे पानी इसमें राइज करता है तो कलर जो होते हैं इसमें सेपरेट हो जाते हैं, डाई के जो भी कलर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, वो सेपरेट कलर हो जाते हैं। ठीक है, ये उन सॉल्यूट्स को अलग अलग करने के लिए होती है जो सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं उन सॉल्यूट को अलग करने के लिए जो सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जैसे जैसे कंपोनेंट राइज करते हैं ऊपर की तरफ तो हमें अलग अलग कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या सेपरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। पहला देखिए क्या यूज़ करते हैं हम, जैसे किसी डाई में कलर,
किसी डाई में अगर कलर सेपरेट करना हो तो ये करते हैं हम। जो पिगमेंट होता है नेचुरल कलर से उसको सेपरेट करना हो, पिगमेंट जो होता है नेचुरल कलर से उसको सेपरेट करना हो, ठीक। और ब्लड में से ड्रग्स, तो ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड ये हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि क्रोमेटोग्राफी बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसमें हम चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर एक डॉट लगाते हैं उस लिक्विड का, और उसको हम वाटर के माध्यम से उसको राइज कराते हैं ऊपर एक जार में डाल के। यहाँ देखिए पिक्चर में साफ साफ बना है, सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये आपने क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को जान लिया। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हम एक लिक्विड वाटर के माध्यम से चीज़ों को सेपरेट करते हैं फ़िल्टर पेपर यूज़ करके। और कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है वो भी आपने देख लिया कि भाई डाई में से कलर सेपरेट करने के लिए, नेचुरल कलर में से पिगमेंट सेपरेट करने के लिए, ब्लड में से ड्रग्स को सेपरेट करने के लिए, तो हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं चाहे तो इंटरनेट से, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। देखिए यहाँ पे सिंपल सॉरी यहाँ पे जो सिंपल जितना दिया है क्रोमेटोग्राफी के बारे में यहाँ एनसीईआरटी की बुक में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो आपने एक और चीज़ जानी कि जो डाई होता है वो किससे बना होता है, 2 और मोर कलर से बना होता है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ देखिए पता लग गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आ रहा है कि कैसे हम 2 मिसिबल लिक्विड्स, जो 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे। मिसिबल क्या होता है, जो आपस में घुल मिल जाए, ठीक है। तो मिसिबल क्या होता है, जो आपस में घुल मिल जाए, वो होते हैं मिसिबल लिक्विड्स। जैसे यहाँ पे देखिए दिया मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, किताब में दिया सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। अब ये कौन सी प्रोसेस यूज़ कर रहा है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज़ कर रहा है, ये याद रखना है आपको। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, एक बड़ा सा फ्लास्क है जिसके अंदर हमने मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर रखा हुआ है। फिर उसके आगे हमने एक और लंबा सा कॉलम लगा रखा है जिसमें हमने वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट का व्यवस्था किया हुआ है। एक क्लैंप के द्वारा उसमें वाटर कंडेंसर बांधा हुआ है उसमें, ताकि वहाँ से जो भाप बन के आए तो वहाँ पे आगे आकर के वो कंडेंस हो जाए, ठीक है। तो वाटर कंडेंसर है वहाँ पर, वाटर कंडेंसर वहाँ कंडेंस करता है चीज़ों को। तो ये 2 मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का एक हमने सिस्टम यहाँ पे देखा, जिसको बोलते हैं, किसके द्वारा हम करते हैं, डिस्टिलेशन के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, 2 मिसिबल लिक्विड्स को किस प्रोसेस के द्वारा हम करते हैं, पहले तो ये याद कर लीजिए, डिस्टिलेशन, ठीक है। ठीक है, किस प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करते हैं 2 मिसिबल लिक्विड्स को हम, डिस्टिलेशन के द्वारा। याद रखिएगा डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम 2 मिसिबल लिक्विड्स, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो आपस में घुल मिल जाते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। 2 मिसिबल लिक्विड को हम डिस्टिलेशन के द्वारा करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें इनको हम बॉयल करते हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होती है। मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसकी वजह से अलग अलग कॉलम्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, अलग अलग फ्रैक्शंस में जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है वो यूज़ करते हैं। जैसे हम डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं, गैसेस को भी इसी के द्वारा हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। गैसेस को भी हम इसी के द्वारा सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट करते हैं। पेट्रोलियम को भी करते हैं, आपने देखा होगा पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम को भी करते हैं, गैसेस को भी करते हैं, कुछ और भी लिक्विड्स हैं उनको भी हम करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि
किस तरह से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा डिस्टिलेशन के द्वारा हम कर सकते हैं। सिंपल एक सब्सटेंस है तो देखिए हम सिंपल डिस्टिलेशन, जैसे दो सब्सटेंस है जिसमें से एक वेपोरेट हो रहा है एक नहीं हो रहा है, अलग अलग टेम्परेचर है, तो हमने एक को अलग कर लिया, उसको हम सिंपल मतलब उसके द्वारा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे हमने ये देख लिया भाई, दो मिसिबल लिक्विड्स को हमने जो है डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट कर दिया। ठीक, तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये दो मेन चीज़ें आपको याद रखना है। और एक और चीज़ है, जो सिंपल फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन वाला कॉलम होता है उसमें आगे क्या प्रोवाइडेड किया होता है, कंडेंसर, जो मैंने आपको पहले पिक्चर के टाइम बना दी थी। कंडेंसर होता है, वो कंडेंस करता है वेपर को, जिससे वेपर जो होते हैं क्या होते हैं, कूल होते हैं। वेपर को कूल करता है और या कह सकते हो कंडेंस करता है, जिससे कि हम कंपोनेंट्स को आसानी से अलग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से हम चीज़ों को आसानी से अलग कर पाते हैं डिस्टिलेशन के द्वारा। ये तो हो गया दो मिसिबल लिक्विड्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब डिफरेंट गैसेस को कैसे करेंगे हम, एयर में से डिफरेंट गैसेस किस प्रोसेस के द्वारा करेंगे। तो पहले तो आप जानिए कि एयर कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि एयर जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। ठीक है, गैसेस को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम डिफरेंट गैसेस को अलग कर सकते हैं। और गैसेस क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ये आपको याद रखना है कि जो गैसेस हैं, कोई भी गैस है जो भी, वो सब एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सिंपल एयर, यहाँ पिक्चर देखिए साफ साफ दिया हुआ है, सिंपल एयर लेंगे हम। ठीक है, एयर है हमारे पास, एयर को हम क्या करेंगे फिर, कंप्रेस और कूल करेंगे। कैसे, प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर डिक्रीज करके। तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो एयर को हम कैसे कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके। तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एयर कंप्रेस होगी और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एयर कूल होगी। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, लिक्विड एयर मिल जाएगी। ठीक है, लिक्विड एयर मिल जाएगी। तो एयर को हमने प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर को घटाया, उसके बाद हमें क्या मिल गई, लिक्विड एयर। तो याद रखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि एयर का जब प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो हमें लिक्विड एयर मिल जाती है। फिर लिक्विड एयर को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको वार्म, हल्का हल्का गर्म करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम इसको हल्का हल्का गर्म करते हैं। तो गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। तो इनकी जो है गैसेस जो होती हैं अलग अलग हाइट पे सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, उस हिसाब से वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 है, ऑर्गन का -186 है, नाइट्रोजन का -196 है। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई जब इसको हम वार्म करेंगे तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, BP याद रखिएगा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की वजह से गैसेज जो होती हैं अलग अलग कॉलम में जाके सेटल डाउन हो जाएंगी और हमें अलग अलग गैसेज मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो सारे गैसेस को निकाल देना होगा, अलग कर देना होगा, फिर सबसे लास्ट में हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है ना, जैसे मान लो एक गैस निकाल दी, दो निकाल दी, तो तीसरी सबसे लास्ट में कौन सी बचेगी, ऑक्सीजन तो बचेगी ना लास्ट में फिर। तो इस तरह से हम करके कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ऑक्सीजन चाहिए तो एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं हम, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, उसको कूल करते हैं टेम्परेचर को। ठीक है, ताकि हमें लिक्विड एयर मिल जाए। फिर लिक्विड एयर को हम वार्म करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में इसको हम वार्म करते हैं, जिसकी वजह से गैसेज जो होती हैं डिफरेंट हाइट पर अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, वही बात आ गई, अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ये
अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। और देखिए बड़ा अच्छा यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, बहुत बड़ा सा डायग्राम इसमें दिया हुआ है। इसमें देखिए बहुत अच्छा सा सिस्टम दिया है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा क्या है, फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। एक फिल्टर लगा है, इस फिल्टर से एयर अंदर जाती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा चेम्बर है, इसके अंदर क्या होता है, एयर प्रेशर बनता है। यहाँ पे प्रेशर होता है, ठीक है। एयर को यहाँ प्रेशर में करते हैं, तो एयर अंडर प्रेशर, यहाँ प्रेशर पड़ता है एयर के ऊपर, प्रेशर लगा देता है यहाँ पे एयर के ऊपर। फिर यहाँ से हॉट एयर को आगे ले जाते हैं। फिर एक और कॉलम यहाँ बना हुआ है। फिर इसके अंदर क्या करते हैं, एयर को फिर से हम कूल करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एयर को कूल करते हैं, ठीक है। कैसे भी करके इसके अंदर एयर को हम कूल करते हैं। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर यहाँ से जाके इसको जो है कूल कर देता है, कोल्ड वाटर। ये फिल्टर है, तो यहाँ पे एयर कूल हो जाती है। जब कूल्ड एयर होती है और कंप्रेस्ड एयर होती है तो यहाँ से फिर वो आगे जाती है दोबारा। फिर यहाँ पे सेपरेटर होता है आगे, सेपरेटर चीज़ों को अलग अलग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है। और उसके बाद लिक्विड एयर जो है बन के और आगे जाती है, ठीक है, लिक्विड एयर और आगे जाती है। फिर एक और सेपरेटर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम बना हुआ है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से क्या होता है, नाइट्रोजन आउट हो जाएगी, ऑर्गन आउट हो जाएगी। फिर सबसे लास्ट में हमें यहाँ एक कंटेनर में क्या मिल जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है, LO2 मिल जाएगा। तो सबसे लास्ट में हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक। तो इस तरह से आप इसको समझिए कि फिल्टर से होके एयर अंदर गई, यहाँ आके उसके ऊपर क्या पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना तो अंडर प्रेशर होकर के हॉट एयर बन के यहाँ से आगे गई हॉट एयर। फिर इसको यहाँ पे हमने कूल कर दिया, ठंडा कर दिया और कूल और कंप्रेस्ड एयर हो गई अभी ये। तो यानी कि यहाँ कंप्रेस हुई, यहाँ कूल हुई। तो कूल और कंप्रेस होने के बाद ये नेक्स्ट जब गई तो यहाँ पे सेपरेशन में गई। यहाँ पे एक सेपरेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक सेपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक सेपरेटर लगा हुआ है। सेपरेटर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए ड्राई आइस निकाल देते हैं, ठीक है। कैसे निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस। ये पिक्चर बहुत अच्छा सा किताब में बना है। एक्चुअली ये स्क्रीन बहुत छोटा पड़ रहा है मोबाइल पे, इसलिए बन नहीं पा रहा है ठीक से। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, बस इस पिक्चर को आप देख लीजिए, फिगर 2.12 सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। बड़ा सुंदर सा पिक्चर बना है किताब में, NCERT की बुक में। आप NCERT की बुक जरूर रखिए अपने पास, बहुत अच्छी किताब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ड्राई आइस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ निकाल दिया, ड्राई आइस के रूप में यहाँ से, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास लिक्विड एयर आगे गई, यहाँ लिक्विड एयर गई तो हमने यहाँ से देखा कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, FDC। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से क्या हुआ कि नाइट्रोजन को निकाल दिया अलग टेम्परेचर पे बॉयल होके, ऑर्गन को निकाल दिया अलग टेम्परेचर पे बॉयल होके, और ऑक्सीजन का अलग टेम्परेचर है तो वो लिक्विड रूप में ही आगे चलेगी। और हमें यहाँ पे क्या मिल गई, लास्ट में लिक्विड ऑक्सीजन मिल गई। तो देखिए इस तरह से हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिल गई। तो इस तरह से देखिए हमने किस तरह से गैसेस को सेपरेट हमने कर लिया, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप मैसेज या कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस तरह से करके अगले 2 लेक्चर में हमारे चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। और आप सारे क्वेश्चन आंसर्स करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे याद करते रहिए। जितनी भी देखिए चीज़ें मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ इस लेसन में, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उन चीज़ों को नोट्स बना के समझ के दिमाग में एकदम फिट करके याद कर लेना है कि हाँ किसकी वजह से क्या हो रहा है, किसकी वजह से क्या नहीं हो रहा है, ये सारी प्रोसेस। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम जो मैंने बनाया ये फिगर 2.12 है, जिसको आप जो है क्या करेंगे, इसको आप जो है कॉपी में अपने बना भी लेंगे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। और ये जितने भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स है, और क्रोमेटोग्राफी है, ये सारे डायग्राम्स आपको बनाने हैं। इस क्या बोलते हैं, इस लेसन में बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो वो सारे डायग्राम्स आपको बना के अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सारे डायग्राम बना के अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो तो पूछिए। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, हमेशा आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ, और पूरी हिम्मत के साथ, और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी सर्विस टू नेशन की स्पिरिट के साथ आपको
मेहनत से पढ़ना है, खूब लगन से पढ़ना है, और इसलिए पढ़ना है कि बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिले, बहुत अच्छी नॉलेज मिले तो जिससे आप बहुत अच्छे देश की सेवा कर सकें। ठीक है, सेवा इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। अपने देश की सेवा, समाज की सेवा करने के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत मन लगा के पढ़ना है, और इसलिए पढ़ना है कि आप एक अच्छे नागरिक बन सकें, एक अच्छे सिटीजन बन सकें। अच्छे सिटीजन इसलिए बन सकें और अपने देश की सेवा करनी है। ये नहीं कि सब कुछ यहाँ से नॉलेज लिया, सब कुछ किया, और फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग विदेशों में चले जाते हैं, तो उस पर हमें फोकस नहीं करना है। हमें इस चीज़ फोकस करना है कि अपने कंट्री के लिए योगदान करना है। अपने कंट्री के लिए जितना ज़्यादा हम योगदान करेंगे, हमारा कंट्री उतना आगे जाएगा, वरना हमारे देश के सारे टैलेंट तो बाहर चले जाएंगे, तो फिर इंडिया के लिए कौन वर्क करेगा, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खूब मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है, इसलिए करनी है कि अपने कंट्री के लिए भी कुछ आप योगदान कर सकें। मान लीजिए आप बाहर जाते भी हैं, तो यू शुड कीप ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट टू योर कंट्री ऑल्सो, नॉट इवन कंट्री ओनली, मतलब पूरे सिर्फ कंट्री की बात नहीं है, कहीं भी मान लीजिए आप हैं तो पूरी मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव करना है, कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें ऐड करनी है, कुछ ना कुछ आपको इनोवेटिव करना है, जिससे कि मानवता के लिए हेल्प हो सके। जैसे देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि आप लोगों की हेल्प की जा सके, तो किसी न किसी की हेल्प करनी है। ठीक है, किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी की हेल्प करनी है, ताकि लोग उसको देखकर और प्रेरित हों, वो भी और मेहनत करें, वो भी और दूसरों की भी हेल्प करें, जिससे कि सबको मौका मिल सके आगे आने का। तो आपको यही दिमाग में रखना है दोस्तों कि बहुत मेहनत से, बहुत ऑनेस्टी से, बहुत हिम्मत से, बहुत डेडिकेशन से, बहुत डिटर्मिनेशन से देश की सेवा करने के लिए पढ़ना है हमें। इसलिए नहीं पढ़ना है कि बस एक नौकरी मिल जाए और हम करोड़पति बन जाएँ। हमें इसलिए पढ़ना है कि देश की सेवा करनी है, आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश के हर सेक्शन के लिए हमें काम करना है, गरीब से गरीब तबका, छोटे से छोटे तबके को ऊपर तक ले जाना है, सबका मोरल विकास भी करना है साथ में। ऐसा नहीं कि बस इकोनॉमिकल विकास हो रहा है और मोरल खत्म हो गया। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मोरल बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में जाते हैं तो पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो सारे अदर प्रोफेशंस को क्रिएट करता है। अगर एक टीचर ही गलत शिक्षा कहने के दे देगा बच्चों को, तो बच्चे सही रास्ते पे नहीं जा पाते हैं। और बच्चे भी अगर मान लीजिए शिक्षा पा रहे हैं तो शिक्षा का गलत इस्तेमाल न करें, और शिक्षा से अपने देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सारी दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है दोस्तों कि सेवा इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। सबसे बड़ा धर्म है सेवा। अगर आप समाज की सेवा कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा धर्म निभा रहे हैं। सेवा करिए, मानवता की सेवा करिए, देश के लिए कुछ करिए, मानवता के लिए कुछ करिए। यही मेरा सबसे बड़ा मेन मोटो है आपको पढ़ाने का, और मैं दिन रात इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि आपके अंदर वो क्वालिटी विकसित की जा सके कि आप अगर टीचर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, तो देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ये हमारा मेन मोटो है दोस्तों। तो अगर आप मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाइए। अगर आपको मेरी बात समझ में आई, अच्छी लगी, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपकी बात हमें समझ में आई है। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर इन चीज़ों के लिए धन्यवाद बोला, थैंक यू बोला, 5 स्टार रेटिंग की, और मेरी बातों को बोला यस सर हम आपकी बातों को मानेंगे और आगे बढ़ेंगे, आपकी बातों को ज़रूर जीवन में याद रखेंगे। तो उनको भी आप दिमाग में रखिए। एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 10 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और मैं साइंस टीचर हूँ। मैं साइंस, हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर बहुत कुछ पढ़ाता हूँ। ठीक है, हिंदी। तो आप अगर मेरी टीचिंग से खुश हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कीजिए। संदीप कुमार नाम से मेरी प्रोफाइल है वहाँ पर, वहाँ पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, और दोस्तों मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जो आपको बहुत सारी एग्जाम्स में मदद करने वाला है। ठीक है, तो इन चीज़ों को दिमाग में बिठाइए और देश की सेवा करने के लिए तैयार हो जाइए। सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक हर आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के लिए क्या पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने देश के विकास में हमारा क्या योगदान है। ये सब सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि देश का विकास करे, हर नागरिक का योगदान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ अपने पेट तक सोचते रह जाना कहीं आप लोग, है ना। अपने पेट से ऊपर उठ के सोचो, देश के लिए सोचो, समाज के लिए सोचो, मानवता के लिए सोचो, तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हो, जितना ज़्यादा सेवा कर सकते हो मानवता की, देश की, समाज की, कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों जो मैंने लास्ट में आपको बताया। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और देखिए एक दिन आप सफलता की ऊंचाई पर पहुँचेंगे। उदाहरण देखना है तो देख लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए, समाज के लिए किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, बड़े बड़े जो बहुत अच्छे अच्छे समाज सेवक, समाज सुधारक हैं, उनको देख लीजिए, सिर्फ समाज के लिए काम किया, आज सारी दुनिया उनको जानती है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत मन लगा के पढ़िए, देश की सेवा करने के लिए पढ़िए। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।